नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तरकाशी में फिर बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया क्षेत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है और ऐसे में लोगों की परेशानियां तो बढ़ी हैं, लेकिन वहीं पर्यटकों की आमाद भी बढ़नी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं बर्फबारी का दीदार करने के लिए। और बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया क्षेत्र। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फ भी पड़ रही है और मौसम का लगातार मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26-27 केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा पत्र है। इसमें आज की जरूरतों के साथ साथ आने वाले दशकों की सोच का स्पष्ट प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। यह बजट भारत के किसान, युवा, नारी शक्ति और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर बनाया गया है। इसमें अवसरों का विचार भी है और ऐसे में आत्मनिर्भर का विश्वास है और हर वर्ग के उत्थान की ठोस योजना भी है। रक्षा, कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान न केवल देश की आर्थिक गति को तेज करेंगे, बल्कि सामाजिक संतुलन और समावेशी विकास को भी मजबूत प्रदान करेंगे। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहाँ की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, चूँकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूँकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं पेयजल की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पूर्व पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में
बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था कि जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका विस्तार किया गया है, बल्कि इसको पहले से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी रही है। इसी प्रकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे हवाई संपर्क उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टियर 2 टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लखपति दीदी योजना जो हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा उनकी समृद्धि और आगे बढ़ने का आधार बन चुकी हैं। उसमें भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपये के समर्पित SME ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्र सरकार के आम बजट पर कहा कि संसद में प्रस्तुत किया गया बजट पूरी तरह महिला, किसान और हिमालयी राज्यों के विकास के रोड मैप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, देश की सांस्कृतिक विरासत, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ भविष्य की जरूरतों जैसे सेमीकंडक्टर, क्लाउड डेटा मैनेजमेंट, सड़क और रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कि आज हमारा देश का बजट जो है वो आज टेबल हुआ है और इस देश के बजट में जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया है, मेरा मानना है कि यह बजट पूरी तरीके से महिला केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से किसान केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से जो हमारे हिमालयी राज्य हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट की रोड मैप बन सकता है, तो उस और समर्पित रहा है। पूरा बजट जो है खेल और खिलाड़ियों को लेकर समर्पित रहा है। हमारी विरासत के रूप में चाहे हमारे मंदिर हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उनके डेवलपमेंट को लेकर रहा है। भविष्य के लिए भी चाहे वो सेमीकंडक्टर या क्लाउड डेटा मैनेजमेंट हो, इत्यादि को लेकर भी इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है। सड़क, रेल इत्यादि के बारे में भी बजट में बहुत कुछ आया विषय है। और 2047 के यदि हम विकसित भारत की बात जो हम सब ने संकल्प लिया है भारत के एक एक नागरिक ने, तो ये बजट में उसका स्वरूप दिखता है कि किस प्रकार से हम इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और 2047 में विकसित भारत के निर्माण में भारत का प्रत्येक नागरिक कैसे भूमिका अदा कर पाएगा और ये बजट किस प्रकार से हर भारतीय को सशक्त करेगा, वो इसमें हम देख रहे हैं। पूरी तरीके से जिसे कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वस्पर्शी जो है ये बजट है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। कि आज हमारा देश का बजट जो है वो आज टेबल। केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश किया गया बजट संतुलित है। इसमें देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर नागरिक के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष फोकस भी किया गया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो पूरे देश के नागरिकों के हितों को संरक्षित करते हुए और हर वर्ग का, हर धर्म का, मैं कह सकता हूं कि सभी नागरिकों का इसमें ध्यान रखा गया है। और इस बजट के लिए विशेषकर मैं मोदी जी को और सीतारमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा संतुलित बजट आज उन्होंने प्रस्तुत किया है।
देखिए, जहां तक इस बजट में हमारी जो बहनें हैं, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो जो लाडली बहन हमारी योजना है, उसकी बहनों को अब क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा इस बजट में देने का विषय रखा गया है। और उसी के साथ साथ अगर हम इस बजट के जो है और विषयों की बात करते हैं, तो देश में जो दवाइयों की आज जो आवश्यकता है, कैंसर की दवाई है, शुगर की दवाई है, जो इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उनको दवाइयों को सस्ता किया गया है काफी। उसमें एमएसएमई में जो रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो 40,000 करोड़ का एमएसएमई में इसमें प्रोविजन किया गया है। ये बहुत बड़ा एक जो है कि बजट में प्रोविजन है, इतना बड़ा पैसा दिया गया, तो इससे जो बेरोजगारी है उस पर बहुत बड़ा जो है कि मैं एक तरह से मैं कह सकता हूं कि स्वरोजगार की दृष्टि से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये आम जनता की मौजूदा समस्या से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की कल्पनाओं का बोझ ढो रहा है, जबकि आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। रावत का कहना है कि बजट में ना गरीब के लिए कुछ है और ना किसान के लिए, ना ही नौजवान के लिए और ना ही महिलाओं के लिए कोई ठोस राहत दिखाई दे रही है। ये आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है। और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीज़ों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्या यह बजट आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ को कम करेगा? कतई कम नहीं करेगा, बल्कि बोझ और बढ़ा देगा, क्योंकि महंगाई को ये घटाने वाला बजट नहीं है, महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। और यूं भी रुपये की क्रय शक्ति घट रही है, खरीदने रुपया कमज़ोर हो रहा है, और जितना रुपया कमज़ोर हो रहा है उतना ही रुपया कमाने वाला जो गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से संसद में पेश किया गया बजट बेहद निराशाजनक है, जबकि देश और प्रदेश को इससे बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने कहा कि लगातार घटते रोजगार के बीच लोगों को उम्मीद थी कि बजट से नई नौकरियों का रास्ता खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखिए, आज जो बजट केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं, तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी। ये बजट न देश के लिए सही है, न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है, आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। और देश के जो है शेयर बाजार ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हुआ, आप देखिए सेंसेक्स ने 2300 अंकों की जो है ढलान पकड़ ली। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम देश पर देखने को मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी। और हर तरफ जो निराशा का माहौल है उसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा, इस पर अब केंद्र सरकार ही कुछ कह सकेगी। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है और इसी के साथ ही नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूसीसी का 1 साल लगभग पूरा हो गया है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना कारगर आप यूसीसी को मानते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो कहा सो किया। 2022
जब हम चुनाव में जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में ये घोषणा कर दी थी कि यदि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लेकर के आएंगे। और उस समय हम लोग थोड़ा सा सकपका गए कि पता नहीं जो ये बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी का समान नागरिकता कानून को लेकर के कही है वो पूरी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर के हम चिंतित थे उस समय। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस रखा, हम सत्ता में आए दोबारा, और फिर जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और फिर ड्राफ्ट के बाद 2025 27 जनवरी को इसको लागू किया गया और पूरे देश में इसकी सराहना भी हुई और ये उत्तराखंड राज्य नंबर 1 राज्य यूसीसी को लागू करने वाला हो गया है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से इसकी सराहना विभिन्न प्रदेशों में जब जब मुख्यमंत्री जी के दौरे किसी भी प्रदेश में भारत के हुए तो वहाँ पर भी इसकी सराहना की गई। और ऐसे ही नहीं, भारत के संसद के अंदर भी मैं अपने गृह मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसकी तारीफ की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की और मुख्यमंत्री जी को शाबाशी दी। और मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत हृदय की गहराई से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जब इसको लागू किया गया तो किसी प्रकार का, जैसा यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी जाति पंथ धर्म के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, किसी ने भी चू नहीं की और पत्ता तक नहीं हिला, इसको सब ने स्वीकार किया और आज ये एक कानून बन गया। सर, इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि हरिद्वार में पहले ये देखा गया कि ये कहा गया कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री में भी ये चर्चा हुई और अब केदारनाथ बद्रीनाथ में भी। क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं और हम सबको भगवान ने बनाया है और जाति धर्म ये सब इंसान ने बनाया है। पहले तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। परंतु सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब मक्का मदीना कोई हिंदू वहाँ पर जाता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। हालांकि चाहे उसकी आस्था वहाँ पर हो तब भी नहीं उसको प्रवेश किया जाता है। तो इसलिए हमारे सनातनी लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई कि जब हम तुम्हारे धर्म के तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तब हमको वहाँ पर रोक होती है। तो इसलिए आप भी हमारे धार्मिक स्तर पर, चाहे भगवान बद्री विशाल हो, चाहे भगवान केदारनाथ हो, जो माँ गंगा हो, माँ यमुना हो, तुम भी यहाँ पर नहीं आ सकते, कुछ ऐसे लोगों को कहा गया है। तो ये विचार सनातनी है, परंतु मेरे ख्याल से जो पूर्व की व्यवस्था थी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी के तहत सब सामान्य होना चाहिए। हम आखिरकार इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, हम सब जाति पंथ धर्म ये सब इंसान ने बनाया है, किंतु इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो आस्था मक्का मदीना में रखता है उसको भी ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किस जाति और किसी धर्म से हैं, ये ठीक बात नहीं है। सर, जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा आप लोगों ने कार्यक्रम चलाए, कितना फायदा इससे होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? सर, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो सूचना प्रत्येक जनपद से आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे 13 जनपद है और मैं अपने संगठन की बात करूं और संगठन की दृष्टि से हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे 18 जिले हैं। और इस प्रकार से जब बातचीत होती है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर जब कार्यक्रम होते हैं तो लोगों ने सराहना की और 2 लाख लोगों ने अभी तक प्रतिभाग किया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अधिकतर जिलों का भ्रमण उन्होंने किया और अनेक कार्यक्रमों में वो पहुंचे। हमारे मंत्रीगण हो, हमारे विधायकगण हो, वो इस कार्यक्रम में जा रहे हैं और लोगों की अपेक्षाएं हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी तमाम उन कार्यक्रमों में रहते हैं और जो समाधान जनता का जो किसी अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना पब्लिक ने की है। सर, जंगली जानवरों का आतंक भी पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर आया, उस पर किस तरह से फोकस कर रहे हैं आप लोग और किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि घटनाएं कम से कम हो? देखिए, ये जंगली जानवर का जहाँ तक सवाल है, पहले तो बंदर और जंगली सुअर थे, किंतु अब इस समय जो है जिस तरह से बघेरा लग गया है
और चीता जिस तरह से क्षेत्रों में घूम रहे हैं, बहुत सारा घटनाक्रम भी हो गए हैं। इस तरह से सुरक्षा को देखते हुए हमारी वन विभाग ने भी उचित कदम उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी दिशा निर्देश दिए हैं और इस पे हमको फोकस भी करना चाहिए कि क्योंकि जो घटना घट रही है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारे जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर पहाड़ी ज़िले क्या मतलब जो हमारा चाहे मैदानी क्षेत्र भी है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है या जंगली सूअरों के द्वारा या वगैरह द्वारा या भालू द्वारा, ये उचित नहीं है। और पहाड़ की फसल को बचाने के लिए हमको जिस तरह से बधियाकरण का एक बीड़ा उठाया है वन विभाग ने और हमारे स्वास्थ्य जो हमारा जो देखता है और उसको कुल मिलाकर के चिंताजनक है हम सबके लिए कि बधियाकरण बंदरों का बधियाकरण शुरू कर दिया गया है और ये होना भी चाहिए, ये विशेषकर मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए खजान दास जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे जिले में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशों के चलते कोतवाली थाने और चौकियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मातहत अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने कोतवाली बनबुलपुरा का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान सर्वप्रथम गाद्र थाना भवन कार्यालय बैरिक और हवालात का भी निरीक्षण किया गया है। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही मोबाइल झपटमारी की घटनाओं से जनता में फैल रही दहशत के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में तीनों आरोपी मैट्रिक और ग्रेजुएट हैं और सिडकुल स्थित एक कंपनी में कार्यरत भी हैं। उत्तरकाशी में विधायक सुरेश चौहान और मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने 22 पशु सखी महिलाओं को कार्यशाला में स्मार्ट मोबाइल फोन पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए वितरित किए हैं। इस अवसर पर विधायक ने पशु सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह भारत सरकार की बहुत ही लाभकारी योजना है। योजना पशु सखी कार्यशाला में आज यहाँ पर मोबाइल वितरण का कार्यक्रम किया गया और हमारे सभी मुख्य विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि अधिकारी सभी और रीप के भी सभी जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर रहे और तमाम जो पशु सखी बनी है बड़ा उत्साह है और इनको जो है सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है, कहीं ना कहीं जो पशु की चिंता जो हमारे सरकार ने की है लगातार, जो हमारे माननीय जो पशुपालन मंत्री हैं हमारे सौरभ बहुगुणा जी उन्होंने की है और इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को लाभ मिलेगा। और बहुत सारी बड़ी बीमारियां होती है तो मोबाइल से सीधा जो हमारे डॉक्टर होते हैं ब्लॉक स्तर पर उनसे संपर्क करके या जो उनका केंद्र होता है उनसे संपर्क करके उन पशुओं को बचाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत बड़ी पहल है। मैं सभी पशु सखियों को इस कार्यशाला में बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।